नमस्कार, स्वागत, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का रण महाभीषण होता नजर आ रहा है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बहुत गहमा गहमी भरी रही और बहुत सारे संकेत और संदेश एक साथ चले गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जगत प्रकाश नड्डा को ही अपना कैप्टन लोकसभा चुनाव के लिए चुन लिया। चुनाव नहीं हुआ, नड्डा मनोनीत हो गए 2024 जून तक के लिए, यानी कि लोकसभा चुनाव तक के लिए। नड्डा के बारे में कहा गया कि नड्डा ने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे राज्यों में सरकार बनाई है, पूर्वोत्तर में पार्टी की जड़ें मजबूत की हैं। गुजरात की प्रचंड जीत का जिक्र भी उनके कामकाज को लेकर किया है। कोरोना काल में उन्होंने बहुत काम किया, संगठन इस लायक बना के लोगों की सेवा कर सके। बहुत सारी बातें जगत प्रकाश नड्डा के बारे में जब उनका जो एक्सटेंशन हुआ, उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया, उसके बाद अमित शाह भारत के गृह मंत्री मीडिया के सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी तारीफ की, बहुत सारी बधाइयाँ दी और कहा कि जगत प्रकाश नड्डा जून 2024 तक के लिए कार्यकारिणी ने एक मत से उन्हें अध्यक्ष माना है और आगे वो उनको एक्सटेंशन दिया है कार्यकारिणी ने। और महत्वपूर्ण बात यह है कि नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का जो प्रस्ताव था वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही रखा। ये वही राजनाथ सिंह हैं जब 2014 में मोदी को चेहरा बनना था, तब भी गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनाथ ने ही मोदी के नाम का प्रस्ताव किया था। उस कार्यकारिणी में आडवाणी जी नहीं गए थे और शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसे नेता थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम का विरोध किया था खुलकर। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नड्डा, शाह और मोदी की पसंद और दोनों के लिए बड़े मुफीद नेता। उनका कार्यकाल बढ़ाया गया और तर्क ये दिया गया कि कोरोना के कारण सदस्यता हो नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए चुनाव के बजाय कार्यकाल एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा हुई कार्यकारिणी में, छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा हुई और जो 9 राज्यों में 10 राज्यों में चुनाव होने वाले उनको लेकर चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण कार्यकारिणी में सबसे महत्वपूर्ण जो बात वो नरेंद्र मोदी ने की। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की, लेकिन एक संकेत और संदेश दिया। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की छवि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता नहीं, एक राजनेता नहीं, एक स्टेट्समैन, नेहरू जैसा स्टेट्समैन के रूप में उभारने की कोशिश कर रही है। और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद जब मोदी के हवाले से कि मोदी जी ने क्या क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा, उसका विवरण देने के लिए जब मौजूदा डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस आए तो उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी एक राजनेता नहीं, एक स्टेट्समैन की तरह आज कार्यकारिणी में बोल रहे थे। कार्यकारिणी का जो भाषण नरेंद्र मोदी का निकल कर आया वो अपने आप में एक तरीके से उसी भारत की तस्वीर को उभारता है जिस भारत की परिकल्पना और जैसा भारत सेकुलर लोग चाहते हैं। राहुल गांधी जिस भारत की बात कहते कहते कश्मीर पहुंचने वाले हैं। तो बड़ा सवाल यही कि क्या 24 का रण एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी क्या उसी ट्रैक पर आ रही है, क्योंकि बात मुसलमानों की भारतीय जनता पार्टी ने की है और बड़ी महत्वपूर्ण बातें की हैं। बीजेपी इस बात को, प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी मत करो, मुसलमानों से भी मिलो, वोट दें या ना दें। इसका मतलब यही है कि आप सही मायने में सबका साथ लेकर क्या चलने की कोशिश कर रहे हैं। मंथन आज इसी पर।
प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लगभग 1.25 घंटे तक उन्होंने संबोधित किया और बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से कहा कि एक तरीके से आत्ममुग्ध मत हो जाइए। वो कह रहे हैं कि हमारे नेता ओवर कॉन्फिडेंस में है। और एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही कि अपने आप को अजेय मत समझो, आपको भी हराया जा सकता है। पिछली बार इसी आत्ममुग्धता के कारण, आत्ममुग्ध होने के कारण 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड को मान लें, राजस्थान को मान लें, ये चुनाव हार गए थे आप। प्रधानमंत्री ने वो हार को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि भाई आप अजेय नहीं हैं, आप लोगों से मिलिए, जाइए। और एक तरीके से उन्होंने 400 दिन, अब चुनाव को लगभग 400 दिन है, प्रधानमंत्री ने एक मिशन मोड पर बीजेपी को चलने का संकेत और संदेश दिया और 400 दिन तक कहा कि नेता सड़क पर रहें। इसे क्या माना जाए? इसे मानने में क्या हर्ज है कि राहुल गांधी ने जो विपक्ष के खेमे को मजबूत किया, हलचल मचाई है, वो है या बीजेपी की रूटीन तैयारी? प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मीडिया ने इसको उभारी, कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी बंद करें भारतीय जनता पार्टी के नेता। मुसलमानों के पास भी जाएं, भले ही वो वोट देते हैं या नहीं देते हैं, वो दीगर बात है। पसमानदा और बोहरा मुसलमानों का उन्होंने जिक्र किया, कहा कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी को अपना करीब मानते हैं, इसलिए इनसे जरूर मिलें और आम मुसलमानों से भी मिलें। सीमा वाले क्षेत्रों में संगठन, सीमा जो देश की सीमा वाले क्षेत्र है, वहां संगठन को मजबूत करें और संगठन के जरिए जाएं। एक प्रोग्राम बनाएं, कभी बस्तियों में जाएं, कभी चर्च में जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्च में भी जाएं, मुसलमानों से भी मिलें, विश्वविद्यालयों में जाकर छात्रों से मिलें। ओवरऑल ये लगता है कि जो युवाओं के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री उसी ओर अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को कह रहे हैं कि आप भी जाओ, मिलो भाई, उनकी समस्याओं को जानो। बहुत सारी चीजें हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि स्वर्णिम काल चल रहा है ये देश का, ये अमृतकाल स्वर्णिम काल है और इस स्वर्णिम काल में दुनिया हमारी तरफ देख रही है। ये कार्यकारिणी में वो कह रहे हैं और बेहद भावुक भी थे प्रधानमंत्री। वो कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके के लोगों को मिले और सिर्फ वोट के लिए नहीं, वोट से बड़ा देश है, चुनाव से बड़ा देश है। और जो भारतीय जनता पार्टी, ये देश के लिए है, देश इससे नहीं है। बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही और उनके हवाले से ये जानकारी देवेंद्र फडणवीस जो आपकी स्क्रीन पर हैं उन्होंने दी। देवेंद्र फडणवीस इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज राजनेता नहीं, आज उनका जो भाषण है कार्यकारिणी को, वो राजनेता का भाषण नहीं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण नहीं, वो एक स्टेट्समैन का भाषण था जो मानता है कि पार्टी से बड़ा देश है और देश के लिए पार्टी है। ये किस ओर इशारा कर रहा है? इतनी सारी बातें कार्यकारिणी और फिर उनको सरेआम करना, इस तरह की बातों को सरेआम करना कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा। भाई बीजेपी जो चाहेगी वही उसी को आम करेगी, तो कोई भी पार्टी हो। तो अपने आप में एक बहुत अलग तरीके से मोदी ने कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हफ्ते में एक दिन यूनिवर्सिटी जाएं, चर्च में जाएं, काम करें और मेहनत करनी है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत में पीछे नहीं है। 24 के चुनाव के लिए उन्होंने रोड मैप दिया और बहुत सारी बातें की। उधर राहुल गांधी ने लगातार भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर के करीब पहुंच रही, 30 तारीख को कश्मीर पहुंचेगी। राहुल गांधी लगातार आरएसएस पर अटैक कर रहे हैं, सीरियल अटैक कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा, वरुण गांधी पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे परिवार की एक विचारधारा है और वरुण दूसरी विचारधारा के साथ में गए। वरुण गांधी को मैं गले लगा सकता हूं लेकिन विचारधारा को नहीं। राहुल ने यह संकेत दे दिया कि वरुण गांधी अगर उस विचारधारा को छोड़ते हैं तो वरुण गांधी को वो हृदय से लगाने को तैयार हैं। नेशनल मीडिया ने तो कहा कि भाई राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि वरुण मेरा भाई है, मैं उसे गले लगा सकता हूं लेकिन विचारधारा को नहीं। ये मंतव्य हो सकता है, लेकिन जो वर्बेटम, जो शब्दशाह मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि उन्होंने कहा कि वरुण की विचारधारा को मैं कतई अंगीकार नहीं कर सकता। हमारे परिवार की एक अलग विचारधारा है, गांधी परिवार की एक अलग विचारधारा है और वरुण ने उस विचारधारा को अंगीकृत नहीं किया, वो दूसरी विचारधारा के साथ में गए।
तो अगर वो विचारधारा छोड़ते हैं तो वो परोक्ष रूप से राहुल गांधी ने आज ये स्पष्ट कर दिया। वरुण के मसले को भी जो लगातार प्रेस और मीडिया सवाल भी कर रहा था, पूछ रहा था, उसको एक एक तरीके से क्लियर करते गए। और यात्रा की शुरुआत में आरएसएस की जो नेकर है, जो उनका वस्त्र है, अधो वस्त्र है, अब तो फुल नेकर है, फुल पैंट है, लेकिन कभी ये हाफ नेकर वो पहनते थे आरएसएस के लोग, और अभी भी यदा कदा लोग पहनते हैं। उस पर एक पोस्टर जारी किया था आग लगाते हुए जब यात्रा शुरू की थी। और जब यात्रा को समापन कर रहे हैं तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि संघ मुख्यालय कभी नहीं जाऊंगा, नागपुर कभी नहीं, जीवन में नहीं, चाहे गला काटना पड़े। जब मेरा गला कोई काट देगा तो मेरी लाश ही जा सकती है, लेकिन मैं नहीं जा सकता। इसको यह भी कहा गया कि राहुल गांधी नफरत के खिलाफ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी काटने पीटने वाली बातें कर रहे हैं। नेशनल मीडिया ने यह भी एक परसेप्शन रखा लोगों के सामने, बीजेपी ने नहीं कहा, लेकिन मीडिया ने एक परसेप्शन अलग तरीके को इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वरुण गांधी को लेकर भी, विचारधारा को लेकर भी, और बहुत सारे मुद्दे राहुल गांधी ने कहे। पहले अमित शाह को सुनिए, जेपी नड्डा के कार्यकाल एक्सटेंशन पर उन्होंने क्या कहा, फिर देवेंद्र फडणवीस, और फिर बारी बारी से कई बयानात आपको सुनाते हैं, फिर मंथन शुरू करेंगे। मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता को मत में परिवर्तित करने में और मत को मतदान मथक तक पहुंचाने में नड्डा जी का नेतृत्व में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता को पूरे देश भर के अंदर इसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के काम को विस्तार करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पिछली सरकारों में किस प्रकार से अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार देखा गया, किस प्रकार का कुशासन था, और कहां भारत आज चलते हुए आया है, और किस प्रकार से हम सुशासन की ओर जा रहे हैं। इसलिए 18 से 25 इस आयु के जो हमारे युवा है, इनमें भी जागृति तैयार करना, इनको भी लोकतंत्र के मूल्यों के साथ जोड़ने की कोशिश करना, और साथ साथ किस प्रकार से के कुशासन से हम सुशासन की ओर आए हैं, ये बताकर उनको सुशासन के साथ जोड़ना, और सुशासन का महत्व क्या है, सुशासन से देश कैसे परिवर्तित होता है, ये सारी बातें उन तक पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में करना है। वो बीजेपी में है, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वरुण ने एक समय उन्होंने कहा, फिर वो ठहरे, रुके। उन्होंने कहा शायद आज भी वरुण गांधी ने उस विचारधारा को अपनाया जिस विचारधारा का मैं विरोधी हूं और मेरे परिवार की वो विचारधारा नहीं है। एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद मंथन शुरू करूंगा।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से एक तरीके से 2024 और 2023 के जो विधानसभा चुनाव है, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर एक आधिकारिक शंखनाद प्रधानमंत्री ने आज कर दिया और उन्होंने एक बहुत साफ तरीके से बहुत सारी बातें स्पष्ट की, बीजेपी का रोड मैप बताया और एक तरीके से चक्रव्यूह, भारतीय जनता पार्टी ने एक चक्रव्यूह की रचना की जो 2024 का चक्रव्यूह है, जिसमें विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि 18 से 25 साल के युवा हैं उनको बीजेपी सर्वाधिक फोकस करेगी। बीजेपी का जो युवा वोटर है वो बड़ा मजबूत, एक बहुत बड़ा मजबूत रहा है बीजेपी का, और वो बता रहे हैं कि कुशासन से सुशासन, ये युवाओं को बीजेपी के लोग बताएंगे कि जो कुशासन था पूर्व की सरकारों का, कांग्रेस की सरकारों का, वो सुशासन में बदला है। वो सुशासन क्या है और ये कहीं कुशासन में ना आ जाए, ये यूथ वोट की चिंता भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा कर रही है। वजह साफ है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में एक तरीके से एक इमेज बनाई, चाहे वो टी शर्ट पहन के हो, चाहे पुशअप मार रहे हो, युवाओं में एक तरीके से उनकी इमेज है, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। और ये बात दीगर है कि कौन क्या कितना क्या परफॉर्म करता है, लेकिन बीजेपी बहुत संजीदा है। प्रधानमंत्री ने अपने नेताओं को झकझोरा और कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो, आप अजय नहीं हो। ये शब्द मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री ने बहुत जोर देकर कहा कि आप अजय नहीं हो, आपको हराया जा सकता है, आप हार चुके हो। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनावों के जो 3 राज्यों में बीजेपी हारी थी, उनको उन्होंने कहा कि भाई आप हार चुके हो, आप इसलिए आप सबक लो, आप काम करो। बीजेपी काम करती है, इसमें कहीं कोई संदेह भी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। एक और बात, लगातार इस बात को लेकर भी बीजेपी एक कोशिश करती रही कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी इमेज, स्टेट्समैन की इमेज हो उनकी विश्व में, और उसका जिक्र भी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद बीजेपी की जो ब्रीफिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे, उसमें कहा गया कि वो एक राजनेता नहीं कि स्टेट्समैन की तरह बोल रहे थे, जिनके लिए वोट, चुनाव, ये सब सारी चीज़ें नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाती है, अन्य पार्टियां भी आरोप लगाती हैं कि बीजेपी सिर्फ चुनाव करती, सरकारें नहीं चलाती। तो मुझे लगता है इसका ये काउंटर है कि नहीं, वो देश हम सबसे बड़ा है, देश वास्तव में हम सबसे बड़ा है। मेहमानों का परिचय कराते हैं। देश के जाने माने संपादक, राजनीतिक पत्रकार आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। स्वाति चंद्रशेखर दक्षिण के मामलों के एक्सपर्ट हैं, राजनीतिक पत्रकार हैं और फिलहाल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता नरेश बंसल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बंसल साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार वक्त देने के लिए। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत आभार मिश्रा जी आपका वक्त देने के लिए के न्यूज़ के दर्शकों को। मंथन की शुरुआत आलोक जी से। आलोक जी, कुल मिलाकर जो विषय प्रवेश और भूमिका के वक्त अगर आप जुड़ गए होंगे तो आपने सुना ही होगा, लेकिन मेरा अपना यही मानना है कि कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे मुद्दे एक साथ रख दिए, बीजेपी को झकझोरा, उन बेअंदाज बदमिजाज नेताओं को भी झकझोरा कि भाई आप अजय नहीं हैं, आप हार चुके हैं पहले, आप इस भ्रम में मत रहिए, आप जो पीनक में हैं वो पीनक से निकल आइए। और इसी तरह नरेंद्र मोदी ने गुजरात में नेताओं को झकझोरा था और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री, एक प्रचंड बहुमत, उसका जिक्र भी किया गया। नड्डा का एक्सटेंशन भी हुआ। कार्यकारिणी में आज कई घटनाएं हुई और सबसे बड़ी घटना यह है कि लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि भाई प्रधानमंत्री एक बार बयान दे दे कि मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान न दें, उनके खिलाफ जो हिंसा हो रही इस देश में उस पर कम से कम रोक लेनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे तो कम से कम उसका असर होगा। और आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने कह दिया कि भाई सार्वजनिक रूप से मुसलमानों के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, हमारे वोटर हों या ना हो उनके बीच जाना चाहिए। पसमानदा और बोहरा की बात की। आलोक जी, इस पूरी कार्यकारिणी को आप किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की ये जो कार्यकारिणी है
इसको आप ये लेकर चलिए कि ये 2024 के चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है, और चुनाव का एजेंडा क्या होगा और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ेगी। इसकी घोषणा सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कर दी थी, जब उन्होंने कहा था कि अगले साल जनवरी में राम मंदिर चालू हो जाएगा। नंबर वन। नंबर दो, इस क्रम को आगे बढ़ाया था मोहन भागवत जी ने, जब उन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों को अपना महान होने का उद्दंभ छोड़ देना चाहिए। वो भारतीय हैं और इस्लाम को बड़े होने का भाव नहीं रखना चाहिए। ये दो चीजें एक ऐसी हैं कि आरएसएस और और उसके पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी का ये मुख्य आधार है। हिंदू राष्ट्र बनाना संघ का अंतिम ध्येय है, लेकिन उसको बनाने के क्रम में इन्होंने ये किया है कि जब भी कोई आप एक नैरेटिव करते हैं तो सामने कोई ना कोई एक प्रतिद्वंदी होना चाहिए, सामने कोई ना कोई एक चाहे वो छद में ही सही एक बिंब होना चाहिए जिसके खिलाफ लोगों को एकजुट किया जा सके। तो उसके लिए इन लोगों ने मुस्लिम को चुन लिया है और उसके लिए प्रयोगशाला भी बनी हुई है। अभी आपने एक पैनलिस्ट हमारी कर्नाटक से भी आई हुई है। हम लोग इसको दो हिस्सों में बात करते हैं, एक इसको बात करते हैं उत्तर भारत की और दक्षिण भारत में कर्नाटक को ले लेते हैं। उत्तर भारत में अगर थोड़ा पश्चिम को भी, गुजरात को भी शामिल कर ले, तो पहले गुजरात एक प्रयोगशाला थी संघ की, उसके बाद में वो निकल करके फिर उत्तर प्रदेश बन गया संघ की प्रयोगशाला। एक दक्षिण में अगर वो प्रयोगशाला देखें, दक्षिण का अगर वो गेटवे देखें, तो इन्होंने कर्नाटक को बना रखा है। आप याद करिए कि पिछले 1.5-2 साल से कर्नाटक में बड़े जहरीले वक्तव्य, चाहे वो सूर्या कुमार हो या चाहे कोई भी हो, लगातार हो रहा है, चाहे हिजाब हो रहा हो, ये लगातार ये सारे वक्तव्य दिए जा रहे हैं और कुल मिलाकर मंशा यही है कि हिंदू मुस्लिम का टर्फ हो। अब याद करिए कि अगर गुजरात का भी अगर जो चुनाव हुआ था, गुजरात इनका एक अपना टर्फ है, अपना राज्य है, हमारे दो शीर्षस्थ भाजपाई नेताओं का। उस टर्फ में भी उनको याद दिलाना पड़ा गुजरात गोधरा के दंगों के बाद में, उसकी सफाई भी दी गई। लेकिन सवाल ये कि आप क्यों करना चाहते हैं। आज भी अगर आप ये कुशासन की बातें कर रहे हैं, सुशासन की बातें कर रहे हैं, तो हमको ये भी समझना चाहिए कि आज भी अपनी मेरिट पे क्यों नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर गुजरात की बात की जाए तो वो तो 27 साल हो चुके थे, और अगर यहाँ की भी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी 80-20 की बातें हो रही थी, जबकि वो 5 साल गुजार चुके थे। उसी तरीके से आप ये देखिए सब जगह इनका यही हो रहा है कि अंतिम इनका यही होता है कि हिंदू मुस्लिम के टर्फ में आ जाते हैं, जो भारतीय जनता आलोक जी, अब पार्टी तो का प्रधानमंत्री ने क्रिकेटर। कह दिया ना, अब तो प्रधानमंत्री ने आज कह दिया कि भाई नहीं, कार्यकारिणी में कह दिया प्रधानमंत्री कि मुसलमानों के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान नहीं चाहिए। इसके मायने समझने होंगे। इसको मायने ये समझने पड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बयान, एक नारा था इनका, सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद में उन्होंने एक शब्द और जोड़ा था, सबका विश्वास। तो सबका विश्वास, तो ये नारा बहुत पुराना है, हम इसको चौंक क्यों रहे हैं। इसमें सबका विश्वास, ये नारे में ये तीसरी लाइन जोड़ी गई थी, इस चीज को हमको नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात है कि हिंदी बेल्ट, अब हिंदी बेल्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि अब इनका कितना असर होगा इस नारों का, इस नारों का कितना असर होगा ये हम लोग भोपाल में देख चुके हैं। भोपाल में किनको हराया गया था पिछले लोकसभा चुनाव में? दिग्विजय सिंह को हराया गया था। किसने हराया था? प्रज्ञा ठाकुर ने हराया था। प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर क्या आरोप थे ये सबको मालूम है, मालेगांव से लेते हुए सारे आरोप थे। लेकिन इस बुरी तरीके से हार जाएंगे ये नहीं सोचा गया था, लेकिन वो हो गया। तो इसका मतलब कि हिंदू मुस्लिम ये जो मुद्दा है, इनका जो एक चिर परिचित जो शैली है, जो इनको भाती है, इसमें इनको दो फायदे होते हैं। एक तो ये छद्म सेकुलरवाद का ये मजाक बनाते हैं, नंबर वन, और दूसरा ये मुस्लिमों की ताकत बेमानी है ये एक साबित करते हैं। अपना जो इनका जो वोटर जो धड़ा है उसमें ये गहराई से ये बातें पहुंचाते हैं। और तीसरा, ये जब भी ये नारा उठाते हैं, जब एंटी मुस्लिम जब फीलिंग आती है, तो ये जो पिछड़े जो वर्ग में जो धीरे धीरे जो बंटवारा होता है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, ये मल्ला है, लोधी है, ये सब उत्तर प्रदेश के हिसाब से अगर देखा जाए और बाकी के हिसाब से देखा जाए, अगर कर्नाटक की भी, चूंकि आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक के भी देखा जाए तो लिंगायत को ले लीजिए, वोकलिंग को ले लीजिए, तो जब भी अब ये मुद्दा उठाते हैं तो आप ये मान कर चलिए कि पिछड़ों को एक साथ करते हैं, यानी वो आप ध्रुवीकरण का ये गंभीर प्रयास किया जाता है, ये उसकी एक कड़ी है। अभी आप देखिए कर्नाटक का आपका मुद्दा, कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि अगर हम लोग जो बड़े राज्यों में कर्नाटक की गिनती, हिंदी भाषी के 3 क्षेत्र हो जाते, 3 राज्य हो जाते हैं, और चौथा होता है कर्नाटक जो बड़ा राज्य है। कर्नाटक में आपका क्या हो रहा है? कर्नाटक में देखिए वोकलिंगा आपके सब लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो स्वाति जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगी।
अब वहां पे बैकवर्ड क्लास कमीशन को लेते हुए हो रहा है। अब वो लिंग मांग कर रहे हैं कि उनको वो 2A में रखा जाए। 2A यानी अति पिछड़ा। ये लड़ाइयां हो रही हैं, ये लड़ाइयां इसलिए हो कि ये एक दिखावटी लड़ाई है। असली लड़ाई वो अल्टीमेटली फिर वहीं पहुंच जाएंगे, हिंदू मुस्लिम टर्फ। ठीक है, और हमको ये कुल इसमें मिलाकर ज्यादा आलोक जी, आपका जो कुल मिला के घूम फिर के मसला, आपका यही कहना है कि इससे कुछ होने वाला नहीं। अभी तक ये हो रहा था, विपक्ष पूरा ये कह रहा था भाई प्रधानमंत्री एक बार कहें कि मुसलमानों के खिलाफ जो ये वैमनस्यता है, ये नफरत है, इसको खत्म करें या कोई नफरती बात ना करें। आज प्रधानमंत्री ने कार्यकारिणी में कह दिया कि भाई नफरती बयान नहीं होने चाहिए, मुसलमानों के बारे में कोई नफरती बयान ना दें। तो एक सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अपनी दुकान लगाने में कामयाब हो गए? बड़ा सवाल है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बीजेपी के नेताओं से इस बात को बहुत एक तरीके से अथॉरिटी के अंदाज में उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी बिल्कुल मत करें और उनसे जाकर मिले, वोट देते हैं नहीं देते हैं उनके बीच जाएं। इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री ने क्यों कहा? क्या राहुल गांधी जिस बात का जिक्र अपनी यात्रा में लगातार कर रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं, क्या प्रधानमंत्री की स्टेट्समैन की छवि को कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें डेंट करती हैं, या वो क्या क्या चुनावी गणित है? क्योंकि देखिए बीजेपी, हम जहां से सोचना बंद करते हैं बीजेपी वहीं से शुरू करती है, क्योंकि उसके पास थिंक टैंक बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री के आज इस बात को कहने के बाद क्या कुछ बचा है? अब क्या अब कोई नफरती बयान नहीं आएंगे कहीं से भी? राज्यसभा सांसद और बहुत ही जिम्मेदार नेता नरेश बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बंसल जी, प्रधानमंत्री की जो ये कहने के मायने कि भाई मुसलमानों के खिलाफ जो बयानबाजी है वो ना की जाए, मेरा पहला सवाल कि क्या इसके बाद अब बयानबाजी नहीं होगी? और दूसरा,
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्या ये सबके विश्वास को हासिल करने के लिए, सबका मतलब पूरे देश का, ये प्रधानमंत्री का कदम है? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन होता है वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए पाथे का काम करता है, और उस पाथे के रूप में उन्होंने एक मार्गदर्शन किया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको सार्थक करने में जो जो चीजें बाधक बनती हैं उन चीजों को छोड़ना है, और राष्ट्र सर्वप्रथम है, इसलिए हमको राष्ट्र के लिए काम करना है, ये मानकर आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, राजनीतिक क्षेत्र में उसका सकारात्मक प्रभाव जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी जिसने नेशन फर्स्ट का एजेंडा रखा है, बाकी चीजें बाद में, उसको साकार करने में हमारा कार्यकर्ता परिश्रम की प्रकाष्ठा करके प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेता हुआ उसको साकार करेगा। बंसल साहब, हरदम विपक्ष इस बात को आरोप लगाता कि बीजेपी सिर्फ चुनावी मोड में रहती, प्रधानमंत्री भी चुनावी मोड में रहते हैं। देश के लिए बीजेपी के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, वो समय नहीं निकालते, वो केवल वोट की राजनीति में रहते हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट के लिए नहीं, सिर्फ वोट के लिए हमें नहीं लोगों से मिलना है, राजनीति करनी है, देश के लिए समय देना है। देश, नेशन फर्स्ट जो आप बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि देश पहले है, पार्टी बाद में है, और पार्टी देश के लिए है। इसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन पार्टी में आप देखते हैं नीचे तक? देखिए, प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेताओं का अगर आप जीवन देखें तो वो राष्ट्र के लिए समर्पित है। उन्होंने, अनेक लोगों ने अपना घर परिवार सब छोड़कर राष्ट्र की सेवा में स्वयं को समर्पित किया है, और प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं के बीच में पहले से भी कहते हैं और कार्यकर्ता उसका अनुपालन करते हैं, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश के आगे बढ़ने में दिक्कत आए। पिछले 8-9 साल में आपने देखा होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विश्व के अंदर भारत की छवि बनी है, भारत रक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ हुआ है, भारत की इकोनॉमी, बढ़ती हुई इकोनॉमी आज पूरा विश्व मान रहा है, कोरोना से जिस प्रकार से निपटा गया है, किसानों को जिस प्रकार सम्मान निधि दी गई है, और विकास की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए जो विभिन्न योजनाएं, चाहे वो जनधन के खाते हों, वो उज्ज्वला के कनेक्शन हो, वो हर नल से जल देने की बात हो, 18,000 गांवों के अंदर बिजली पहुंचाने की बात हो, सबको समयबद्ध ढंग से करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने भी किया है, केंद्र की सरकार ने किया है। 3 वर्ष तक 80 करोड़ लोगों को जीवन की चिंता करना और उनको राशन देना, ये कोई आसान काम नहीं है। 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना, ये कोई आसान काम नहीं है। विश्व ने इसकी हमारी प्रशंसा की है। आज विश्व के अंदर भारत बढ़ती हुई इकोनॉमी है। बंसल जी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आप अजेय नहीं हैं। उन जो बदमिजाज नेता हैं, जो बदमिजाज रहते हैं और अपने आप को अजेय मानते हैं, उनको भी उन्होंने आईना दिखाया है कि तस्वीर का दूसरा रुख भी है, आप हार भी सकते हैं। और 18 में जो विधानसभा चुनाव 3 राज्यों में हारे थे, उसका उन्होंने जिक्र भी किया है। बिल्कुल ठीक कहा है प्रधानमंत्री जी ने। सुधार की हर जगह हमेशा गुंजाइश होती है। कहीं पर किसी के आचरण से, वक्तव्य से नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, पार्टी का नुकसान होता है, तो उसको रोकने का काम शीर्ष नेतृत्व को करना होता है, और वही प्रधानमंत्री जी ने किया। ठीक बात। मैं दीपक मिश्रा के पास जाऊंगा, वरिष्ठ नेता हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से लगातार। दीपक जी, प्रधानमंत्री जो बात बार बार ये हो रही थी, विपक्ष कह रहा था, कांग्रेस भी कह रही थी कि भाई इतना सारा जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी होती है, हिंसा होती है, प्रधानमंत्री एक बार कह दें। आज उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा कि मुसलमानों के खिलाफ कोई बयानबाजी ना की जाए, और बहुत सारी उन्होंने बातें कहीं, बीजेपी को भी आईना दिखाया, और ये भी कहा कि आप हार भी चुके हैं, बहुत अलग अलग तरीके से। लेकिन मैं इसे एक अलग तरीके से देख रहा हूँ कि क्या आप इसे किस रूप में देखते हो, और क्या बीजेपी के जो शीर्षस्थ नेता हैं नरेंद्र मोदी, निर्विवाद नेता हैं, उनके इस बयान के बाद क्या इस तरीके की नफरती बातें रुक जाएंगी क्या? दीपक। देखिए दुर्गेन जी, आपका सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया है। और जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो बयान दिया है कि मैं नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया,
और हमारे भारत देश की संस्कृति रही है कि यहाँ पे चाहे किसी भी जाति के लोग हों, धर्म के लोग हों, आपस में मिलजुल कर हमेशा से रहे हैं। और जब वो पूरे भारत का भ्रमण करने निकले, 3000 से ऊपर की उनकी यात्रा कंप्लीट हो गई है, और जब लोगों का जुड़ाव, चाहे वो किसी जाति के हों, धर्म के हों, और अपार जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, यहाँ तक कि जो राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने भी उनके इस कदम की सराहना की है। भाजपा के ही एक वरिष्ठ मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी उनके इस पहल की सराहना की है। तो आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि कहीं हमसे आगे आने वाले चुनाव में चूक ना हो जाए, जिसके चलते उन्होंने अभी से ही बोलना चालू कर दिया है कि किसी धर्म विशेष को हमको टारगेट नहीं करना है, सबको लेके चलना है। आज से नहीं, भारत की पुरानी परंपरा है कि सभी जाति वर्गों का सम्मान भारत देश में होता है और सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। मेरे को लगता है कि राहुल गांधी जी के इस भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं उनको कुछ प्रेरणा मिली होगी, या कुछ भय का माहौल दिख रहा होगा कि भाई हमको आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है, इसलिए उनकी ऐसी स्टेटमेंट आई है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक बात है। मैं स्वाति चंद्रशेखर के पास जाऊंगा। स्वाति जी, एक तरीके से आपने दक्षिण से लेके उत्तर तक भारत जोड़ो यात्रा का जो पेस है उसको देखा। प्रधानमंत्री ने आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा, और ये मतलब सर्वोच्च नेता, भारतीय जनता पार्टी के निर्विवाद और सर्वोच्च नेता और विश्व के बहुत बड़े नेता नरेंद्र मोदी अगर ये बात कहते हैं कि भाई अब मुसलमानों के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी ना करें, यही तो 8 साल से मांग हो रही थी, यही मांग तो विपक्ष कह रहा था कि भाई प्रधानमंत्री एक बार सामने आकर कह दें ये बात को, तो ये सब घटनाएं रुक जाएंगी, बयानबाजी रुक जाएगी। आज उन्होंने कार्यकारिणी में कह दिया, उनके हवाले से देवेंद्र फडणवीस ने उसको सरेआम कर दिया, बता दिया कि भाई ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी मार्के की बात कही देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने कहा कि आज वो कार्यकारिणी में एक राजनेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, स्टेट्समैन की तरह बात कर रहे थे। क्या मोदी की जो स्टेट्समैन की छवि है, नेहरू जैसी छवि, उनके मन में क्या ये है कि वो नेहरू जैसी छवि उनकी हो, और कहीं ये उनकी स्टेट्समैन की छवि बिल्डअप करने की कोशिश है क्या बीजेपी की? और क्या जो आप देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण तक, क्या राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने में कहीं कामयाब होते नजर आ रहे हैं? दोनों मुद्दे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं स्वाति जी। 100% दुर्गेंद्र जी। क्या है कि एक छोटा सा लाइन है जो मैं तो हमेशा इस्तेमाल करते रहती हूँ, पर ये तो इस्तेमाल किए देश की होम मिनिस्टर ने जब ऑफ द रिकॉर्ड हम बात करते हैं तो उस समय तो जो लड़ाई, जो गहराई जो लड़ाई होती है वो हमेशा अपने लोगों से होते हैं। तो कुछ बातों बातों में इन्होंने ये कह दिया। शायद मुझे लगता है कि जब 1 महीने पहले जब उन्होंने पत्रकार लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने इसके बारे में जब कहा, और अभी जो बयान आया है खास करके प्रधानमंत्री जी से, तो मुझे लगता है कि इन दोनों का तालमेल है। और खास करके आपने जो कह रहे थे कि जो राहुल गांधी जो उगारे पूरा देश भर में कि मैं नफरत की राजनीति को छोड़ दूंगी, सबके दिल में आग, सबके दिल में प्यार लाऊंगी और मैं सबको प्यार करना सिखाऊंगी। शायद आपको याद है तो फिर 1 साल पहले पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी का ये स्पीच हुआ था, पर उसके बाद जब उनका और सिंधिया जी का एक आंख मिलाने की वीडियो आई थी तो वो बड़ा वायरल हो गया, पर ये स्पीच उनका दब गए थे उस समय जी। पर मुझे हमेशा, मैं इसको थोड़ा अलग नजरिया से और अलग तरीके से देखती हूँ। हमेशा कांग्रेस ये बीजेपी के खिलाफ बोली है और बीजेपी के सामने रखे है कि हम मानते हैं कि नफरत की राजनीति शायद प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो या आपके जो कैबिनेट हो वो शायद नहीं फैला रहे, पर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है बीजेपी हो या आपका सांसद लोग हो, आपका विधायक हो, तो ये बाहर आके बोल रहे हैं कि नहीं, हम गांधी को नहीं मानते, हम गोडसे को मानते हैं, हम मुसलमान को नहीं मानते, हम हिंदू को मानते हैं, हम अखंड हिंदू राष्ट्र में तो सारा मुसलमान को निकाल देते हैं। तो ऐसे बयान या ऐसे एक माहौल क्यों पैदा हुए हैं देश में 8 साल में, या इससे पहले जब वाजपेयी जी का सरकार भी थी तो तभी ऐसे माहौल क्यों था?
इसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी क्यों आके सामने नहीं बोल रहे हैं? जो आपने कहा, ये कांग्रेस तो बहुत ठीक सवाल कर रही थी बीजेपी के सामने, पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री शायद इंतजार कर रहे थे कि अपना स्टेट्समैन की एक तस्वीर निकालने के लिए। आज तक हम कहीं पे भी प्रधानमंत्री के खिलाफ या होम मिनिस्टर के खिलाफ ये आरोप नहीं लगा सकते कि वो एक नफरत फैलाने वाले स्पीचेस कहीं बात कर रहे थे। उनका हमेशा जो बात चल रही थी या उनका हमेशा जो स्पीचेस चल रहा था, मैं 8 साल से लगातार दोनों को फॉलो करते आई हूँ, तो एक पत्रकार के नाते ये तो साफ दिख रहा था कि उनका स्पीचेस कांग्रेस के खिलाफ था, राहुल गांधी के खिलाफ था। और उन्होंने जब जो मुसलमान को अगर उन्होंने साथ दिया या उनको वोट बैंक मान के जब चले थे, तो उसके खिलाफ था। पर कभी ये नहीं कहा प्रधानमंत्री ने या अमित शाह ने कि हम गांधी के खिलाफ है, हम मुसलमानों के खिलाफ है। पर मुझे लगता है कि जो ग्राउंड में चल रही है, ये सवाल मैं एक्चुअली खुद जब ऑफ द रिकॉर्ड बात चल रही थी, मैं ये पूछा था कि ठीक है, हम मानते हैं कि आप दोनों के मन में या जो टॉप केडर हम कहते हैं भाजपा के, तो आप लोग शायद सेक्युलर हो, आप लोग ये मानते हो कि सबका साथ लेना है, सबका विकास करना है और सबका भला करना है और सबका विश्वास भी हमको रखना है। पर ये अगर नीचे तक पहुंचने के लिए, केडर तक पहुंचने के लिए आप प्रयास क्यों नहीं कर रहे? जी। पर उस समय उनका भी उत्तर यही था कि आगे जाके देखिए कि ये भी शायद आ जाएगा। तो शायद मुझे लगता है कि आज ये निकल के आ चुके हैं एनईसी में ठीक 1 महीने के बाद। तो एक तरीके से ये तो सही है कि एक स्टेट्समैन की एक तस्वीर वो निकालते स्वाति जी, हैं, पर स्वाति जी, ये एक 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 सवाल इसमें छोटा सा ऐड कर रहा हूं मैं। ये जरूरत क्या पड़ गई ये कहने के लिए? ये जरूरत क्या पड़ गई? बट सब कुछ ठीक है, बीजेपी अपनी राव में चल रही है, इसे ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि वो कहें कि भाई मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी मत करो? कहीं ना कहीं कोई प्रेशर है क्या, पॉलिटिकल प्रेशर है क्या बीजेपी के ऊपर? मुझे शायद ये नहीं लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि पॉलिटिकल तो कोई और आके तो दबा ही नहीं सकते। पर हमको शायद अगर इसको चुनाव के साथ जुड़ जाए, जैसे भदौरिया जी कह रहे थे, आगे आके जो चुनाव है, खास करके जो कर्नाटका में है या तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में था कि बीजेपी इतना सीरियस नहीं ना लिए है, पर तेलंगाना जो क्वाइटली मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, वहां पे जो सीरियसली लिए है। और इनको पता है कि 24 की जो चुनाव होने वाला है, जो भी नॉर्थ इंडिया में कटेगी वो तो दक्षिण भारत से ही आपको निकालना पड़ेगा। मैं साफ कह रही हूँ, अगर आपको दक्षिण भारत में पूर्ण तरीके से अगर आपको आना है, तो आपको एक सबका विकास, मैं शायद इसको सेक्युलर फेस नहीं कह सकती हूँ, एक स्टेट्समैन फेस बना के ही जाना पड़ेगा। नहीं तो इसके लिए कोई रास्ता तो नहीं है। ये जो स्टेटमेंट आया है, ये तो साफ दिख रहा है कि 1 साल पहले ही, शायद 1 साल भी नहीं, 1.5 साल पहले ही आने वाले चुनाव के लिए, जो 24 की चुनाव है उसके लिए तैयारी चल रही है, ये तो साफ है। पर ये एक बात अभी हमको याद भी करना पड़ेगा कि they were not against Muslims या they were not against जो हिंदू को विरोध करते थे तो उनके खिलाफ थे, या चाहे कि लेफ्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ थे। पर ये तो साफ था कि ये कभी प्रधानमंत्री या अमित शाह जी ने कभी ये नहीं कहा था कि हम इनके खिलाफ है, पर शायद खुल के बाहर आके नहीं बोला था कि हम इनके साथ हैं। ठीक बात है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वाति चंद्रशेखर ने कहा कि भाई दक्षिण उत्तर भारत में अगर कोई घाटा होता है बीजेपी को, संभावना है, आशंका है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर सीटों का घाटा होता है तो उसकी भरपाई दक्षिण से ही हो सकती है। और दक्षिण में ये चलता नहीं है। भले ही आप शब्द सेकुलरिज्म इस्तेमाल ना करें, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा सबका साथ, सबका विकास। एक ब्रेक ले रहा हूं।
बड़ा सवाल, ये भी लगातार इस सवाल का भी जवाब अपने अपने तरीके से लोग दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी शुरू करते हैं तो जो संघ की हाफ पैंट है उसमें आग लगाने वाला एक पोस्टर जारी होता है, उसको लेकर बड़ा बवाल मचता है, लेकिन आरएसएस इस पर कोई जवाब नहीं देती। पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस पर ही अटैक किया है। आज जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान लगाने नफरत के बाजार में आया हूँ, वो राहुल गांधी आज इस बात को कह रहे हैं कि भाई मैं आरएसएस के दफ्तर तो नहीं जाऊंगा। और वो बात कर रहे हैं वरुण गांधी की, वरुण गांधी की बात कर रहे हो, कह रहे हैं ठीक है, वरुण गांधी को मैं गले लगा सकता हूँ, मेरे परिवार की एक विचारधारा है और वरुण गांधी ने उस विचारधारा को नहीं चुना, वो दूसरी विचारधारा के साथ में गए, वो आज भी उस विचारधारा के साथ में है। मैं आरएसएस के दफ्तर नहीं जा सकता, चाहे इसके लिए मुझे मेरी गर्दन ही क्यों ना कट जाए, या गर्दन काटनी पड़ेगी, अगर मुझे ले जाना है तो मेरी गर्दन काट कर मेरी लाश को ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ये स्टैंड यात्रा के शुरू से लेकर आखिरी तक, जब यात्रा समापन होने वाली है तो आज ये बयान दे रहे हैं। इस बयान के बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। राहुल गांधी वास्तव में नफरत मिटाने निकले हैं, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि आरएसएस के प्रति इतनी नफरत क्यों? वो तो स्वयंसेवी संगठन है। ये सवाल मेरा नरेश बंसल जी से है। देखिए, राहुल जी ने ये कहा है कि मैं प्यार की फसल उगाने आया हूं, और उनके हृदय के अंदर नफरत भरी हुई है। आरएसएस तो कोई जबरदस्ती नहीं करता। आरएसएस इतना जरूर कहता है कि अगर आरएसएस को समझना है तो आरएसएस के नजदीक आइए, दूर बैठकर गलतफहमी मत पालिए। आरएसएस में अगर आपने कोई आलोचना करनी है तो एक बार उसको समझिए, जाइए, देखिए किस प्रकार से देश के अंदर भूकंप हो, बाढ़ हो, दुर्घटना हो, उसमें सेवा के काम में सबसे आगे कोई आता है तो संघ का स्वयंसेवक आता है। वो राष्ट्र के लिए काम करते हैं। अगर राहुल गांधी को देश समझने के लिए यात्रा उन्होंने निकाली है तो जिस आरएसएस के प्रति वो नफरत फैला रहे हैं उस आरएसएस को भी समझने की कोशिश करें, ये मेरा कहना है। अगर वो समझने की कोशिश करेंगे तो उनके विचारों में परिवर्तन निश्चित आएगा। नफरत मिटाने निकले, खुद नफरती बातें करने लगे राहुल गांधी। भाई आरएसएस भी एक स्वयंसेवी संगठन है, उसको भी समझना चाहिए, जाना चाहिए, देखना चाहिए। दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा चौहान जी कि जब देश की आजादी के लिए अपने देश के जो नेता थे, कांग्रेस के उस समय नेता थे, जब वो लड़ाई कर रहे थे तो जितने लीडर थे या जो देश की आजादी में भाग लेना चाह रहे थे वो सब देश की आजादी के लिए जंग लड़ने थे, और जितने माफी मांगने वाले लोग हैं वो संघ में चले गए। तो ये माफी मांगने वाले, अंग्रेजी से माफी मांगने वाले पार्टी के लोग हैं, और इसलिए बार बार कहना पड़ रहा है कि जो मिलजुल के रहने की संस्कृति है, आपस में प्रेम से रहने की संस्कृति इस देश की है, और देश के लोग इस संस्कृति को स्वीकार करते हैं, इसी में पले बड़े हैं और इस पे विश्वास करते हैं। आज ये चीज भाजपा के लोगों को महसूस हो रहा है कि अगर हम कहीं इसमें पिछड़ जाएंगे तो आने वाले भविष्य में हमको सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए आज से ये उसमें कुछ सुधार की बातें कर रहे हैं, और अभी आने वाले करें, हम केवल सत्ता के लिए राजनीति करते नहीं, देश हम सबसे बड़ा है। मोदी जी इस बात को आज उन्होंने कहा कि देश हम सबसे बड़ा, हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में इनके नेताओं का बयान सुनिएगा। जब कर्नाटक में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जाते हैं तो वो कहते हैं कि राम मंदिर 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। अरे भाई, राम मंदिर को बनाने के लिए सरकार कुछ थोड़ी कर रही है, वो तो उसका ट्रस्ट अलग से बना हुआ है, वहां पे लोग लगे हुए हैं, चंदा पूरे देश के लोग दे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, भाजपा के लोग हो, किसी भी दल के नेता हो या कोई भी विचारधारा का आदमी हो, सब चंदा दे रहे हैं। अब ये राम मंदिर के ठेकेदार बन जाते हैं। वहां पे भी इनकी जो अंदरूनी मंशा है ध्रुवीकरण करने की है, उस हिसाब से ये अपने एजेंडे पे लगातार काम करते हैं। एक नेता इनका कहता है कि 24 में बन के तैयार हो जाएगा। दीपक जी, राहुल गांधी इतनी नफरत क्यों करते हैं संघ से? भाई संघ तो उनसे इतनी नफरत नहीं करता। मोहन भागवत जी मस्जिद जाते हैं। मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदू इसी देश का नागरिक है,
मुसलमान इसी देश के नागरिक हैं, हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं। अभी उन्होंने कहा कि भाई महानता का भाव छोड़ें मुसलमान, कि हम किसी औरंगजेब के खानदान के हैं, हम किसी अकबर के हैं, हिंदुस्तानी हैं हम सब। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं सांसद महोदय से कि 1947 में भारत देश आजाद हुआ, इनके संघ के कार्यालय में कितने साल से तिरंगा झंडा फहराया जाता है, इसका जवाब दे दें तो इनकी विचारधारा वहीं से समझ में आती है। ठीक बात है। मैं बंसल जी से जिसका जवाब ले लेता हूं। बंसल जी, बहुत छोटे शब्दों में। देखिए दीपक जी इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रहे हैं कि संघ के लोग माफी मांग रहे थे और मांग रहे थे। अरे संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी स्वयं सत्याग्रह करके जेल गए, अनुशीलन समिति में थे, जानकारी करके आइए। और जहां तक आप तिरंगा फहराने की बात करते हैं, पहले तिरंगा कहीं भी व्यक्तिगत भवनों पर फैलाने पर पाबंदी भी थी, फहराने पर। जब से वो पाबंदी हटी है तब से सब फहराते हैं। तिरंगे का हमने हमेशा सम्मान किया है, वो राष्ट्रध्वज है। आप लोग गलत बातें फैलाते हैं, नफरत का काम करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। मैं उन दीपक चीजों पर नहीं आना जी, चाहता। बंसल जी कह रहे हैं नफरत आप फैलाते हैं, आरोप बीजेपी पर और संघ पर लगाते हैं। पूरा देश इस बात को जानता है कि जब ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाते हैं तो इनके नेता कहते हैं कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का है। क्या है ये 80 बनाम 20? इनको स्पष्ट करना चाहिए। और किसी राज्य में जहां पे जाएंगे तो वहां पे लोगों को जाति के आधार पे लड़ाएंगे, जिस जाति के लोग जिस राज्य में जाता ठीक बात है। अब दीपक जी, वक्त चूंकि मंथन में बहुत सीमित बचा, मैं स्वाति चंद्रशेखर के पास जाऊंगा। स्वाति जी, ऐसा क्या है, कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि संघ पर वो अटैक करे, संघ को नफरती बताए, संघ को सबसे पहले निशाने पर ले? क्योंकि कांग्रेस के एक नेता दिग्विजय सिंह, सबसे पहले उन्होंने संघ को निशाने पर लिया था, तब वो पार्टी में किनारे हो गए थे। लेकिन अब दिग्विजय सिंह का फार्मूला राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। स्वाति चंद्रशेखर के पास बचा क्या है? कांग्रेस के पास बचा क्या है दुर्गेंद्र जी? सबसे पहली चीज मुझे खास करके ये लगता है, अगर आपको देश में जीतना है, ये तो साफ बात है कि आपको सिर्फ जीतना ही होगा कि जो नॉन बीजेपी वोटर्स होता है, जो नॉन हिंदू वोटर्स होता है, जो बीजेपी का नॉन हिंदू वोटर्स होता है, बहुत सारे हिंदू देश में है जो बीजेपी को ना वोट करते हुए नजर में आता है। जो बीजेपी का नॉन हिंदू वोटर्स जो होता है, और खास करके जो ओबीसी है, एसटीज है, एससीज है, और छोटे छोटे जो हिस्सों में बांटा गया जो जातिवार है, तो उन लोगों को अगर आप साथ लेकर जाओगे तो तभी आप सरकार बन पाओगे, ये भी जोड़ बन पाओगे। पर मुझे हमेशा ये भी मेरा मतलब मैं दो तरीके का प्लेटफॉर्म्स में देख चुकी हूँ। मैं जब मैं विद्यार्थी परिषद में थी तो मैं राइट विंग देख चुकी हूँ, जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो फिर ट्राइबल्स के साथ मैं लेफ्ट विंग देख चुकी हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि राइट और लेफ्ट अगर दोनों मिल लिया हमारे देश में, तो हमारे देश से भला कोई देश हो ही नहीं सकता कि दोनों देश के ऊपर ही काम करते हैं, दोनों देश के बारे में ही सोचते हैं। ये तो सच है, पर शायद सोचने का तरीका अलग है और काम करने का तरीका शायद अलग हो सकता है। पर ये साफ नजरिया आ रहा है कि अगर राहुल गांधी को खत्म हो गया है, कंप्लीट करिए। सामना करना है, तो बीजेपी को खिलाफ करना है, तो फिर उनको जो बीजेपी का एंटी मुसलमान होगा या एक्सट्रीम हिंदूवादी का जो नजरिया है, तो इसको ही सामना रखना पड़ेगा। या नहीं तो जो मोदी के ऊपर उन्होंने बोलेंगे या प्रगति के ऊपर उन्होंने बोलेंगे, तो फिर बीजेपी के पास इतना सारा मुद्दा है कि जो 60 साल के ऊपर जो भी चला है, तो फिर वो आके इनके ऊपर फैलाएंगे। पर जो बीजेपी का एंटी मुस्लिम और प्रो हिंदू जो अप्रोच है, तो इसको ही सामना करके राहुल गांधी को देश के सामने जाना पड़ेगा, ताकि उनका एक जो नजरिया है कि मैं हेटरेट पॉलिटिक्स नहीं करती हूँ, मैं सबको प्यार करती हूँ, मैं एक स्टेट्समैन हूँ, तो इसको वो ला पाएंगे। तो ये लाइन से ही ये तो साफ है, शायद ये ठीक से दिख नहीं रही है। ठीक है स्वाति जी, ठीक है स्वाति जी। आलोक जी 20 सेकंड में फाइनल कमेंट। बड़ा कठिन काम है लेकिन आज करना पड़ेगा आपको। देखिए, आपका जो सवाल जो निरंतर जो चल रहा है वो ये है कि आरएसएस के खिलाफ में राहुल गांधी क्यों है। तो जब भी हम ये बात करते हैं तो अभी मान के चलिए कि आरएसएस का सपना है हिंदू राष्ट्र, और कांग्रेस का एक ऐसा है, कांग्रेस जब इसके खिलाफ जब खड़ी होती है तो फिर वो गंगा जमुनी सभ्यता की बात करती है, संस्कृति की बात करती है। उसका मतलब यह है कि कोई समावेशी राजनीति है।
लेकिन ये समावेशी राजनीति अभी तक चलती आ रही थी, लेकिन सार्वजनिक विमर्श कैसे होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट। राहुल गांधी अभी तक उतना परिश्रम नहीं कर रहे थे, कैजुअल लीडर थे। एक भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा परिश्रम करने वाले नरेंद्र मोदी हैं और दूसरा अमित शाह हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी वो इमेज तोड़ दी और राहुल गांधी भी परिश्रम कर रहे हैं। अब सवाल है कि कौन जीतेगा, वो डिपेंड करेगा उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के ऊपर। भारतीय जनता के पास में वेल ऑइल्ड इलेक्शन मशीनरी है जो कांग्रेस के पास में नहीं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो 3 प्रमुख जो मुद्दे थे, जिसको मैं कश्मीर से लेता हूँ, जिसको मैं 3 तलाक से लेता हूँ, जिनको मैं सीए के तौर पर मैं लेता हूँ, 3 मुद्दों की हवा निकाल दी। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जो सबका विश्वास, जो बाद में ये जो एक टैगलाइन जोड़ी थी ना, अब इसको बार बार एक प्रोपेगेंडा कर कर इसको सामने लाना ही पड़ेगा। इसके अलावा इसके लिए जीतना बड़ा मुश्किल है। दुर्गेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोपोगंडा ना कह के इसको हम एक उनका प्रयास भी कह सकते हैं कि भाई वो उनकी मजबूरी है। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया नरेश बंसल जी, स्वाति चंद्रशेखर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और दीपक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और इस हमारे खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। एक वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं, बड़ा हार्ट टचिंग वीडियो है। नमस्कार।